बिजनेस वुमेन बेटी के घर आई गवार माँ और बहन। ये लो, आज दाल भात हमरे हाथ से खाबो। नहीं अम्मा, कबू हमारे हाथ से भी तू खाना खा लिया कर। जब देखो हर वक्त चिंता करत रहे थे। हाँ माँ, हमारी छोटी बहन सही बोले थे, तुझे हमारी पड़ी है तो हमें भी तोहरी पड़ी है। अच्छा ठीक बा, अबू का बाद हम जल्दी चली जाई। जब अच्छे से काम करूंगी तभी तो तुम्हारी पढ़ाई का पैसा मिले। पड़ी रुचिका, तेरी 12वीं की पढ़ाई हो जाए इस साल पूरी तो बेटी तो जा कॉलेजवा माँ एडमिशन कराई। हम नहीं चाहत जो हमारी हालत हुई गवाह है वो तुम्हारी भी हो। खूब पढ़ो लिखो, खुश रहो। ऐसा ही हुई अम्मा, चिंता नहीं करबो। हम तो स्कूल में हैं अभी, पर दीदी आप अच्छी नौकरी करना ताकि हमका ऐसे गरीबी में और नहीं जीना पड़ी। हाँ भारती, अम्मा हमारे लिए जितना करती वो भी अकेले उतना शायद बाबा भी हमारे लिए नहीं कर सकते थे। ए भारती वाह, रुचि वाह, बहुते बातें करत हो तुम दोनों जनी। हाँ जल्दी खाबो और लो। फिर तीनों गरीब माँ बेटी जमीन पर बैठकर खाना खाती हैं, जिसके बाद कुसुम अपनी सेठानी के घर पर काम करने के लिए निकल जाती है। दरअसल अकेली कुसुम ने अपने पति के जाने के बाद दोनों बेटियों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तभी तो उस पर अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी खाना नहीं होता था। तो लोगों के घर झूठे बर्तन साफ करना उसने शुरू कर दिया और कभी कभार तो झूठा खाना खाकर ही अपना और अपने बच्चों का पेट भरती थी। कभी कपड़े सिलकर तो कभी झाड़ू पोंछा लगाकर उसने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया। अचानक से एक दिन रुचिका को डाकिया से एक चिट्ठी मिलती है, जिसे पढ़कर वो बहुत उछलती है और माँ के गले लग जाती है। अम्मा अम्मा, ये देखो हमका कहाँ मिला, वो जो हमका हमेशा से चाहत थी। अरे कहाँ हुई गवादी, जो बंदरिया की तरह उछल जात रही हो। अरे बता भी दे अम्मा, का हुई गवा। अरे अम्मा, हमारा एक बड़ी कंपनी से ऑफर लेटर आया है। हमने पार्ट टाइम सोचा था, पर उन्होंने अच्छी सैलरी के साथ हमें फुल टाइम दे दिया। बड़ी सी कंपनी में अब हमका कॉलेज करने की जरूरत नहीं है, हम बस कमाएंगे। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तू पढ़ाई पूरी करेगी तभी तो तुझे और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अभी से ही काम करने लगेगी तो पढ़ाई छूट जाएगी। अच्छा, हम आपसे वादा करत हैं कि हम साथ में पढ़ाई भी करबो और काम भी। तो हार सौगान, तुम दोनों का और गरीबी में ना ही देख सकत हैं हम, इसीलिए खूब पैसा कमाई पड़ी। ठीक बा, बधाई हो दीदी। अगले दिन कुसुम अपनी बेटी को मनपसंद चीज बनाकर दे देती है और जोड़े हुए कुछ पैसे दे देती है, जिन्हें लेकर वो पढ़ाई और नौकरी करने के लिए शहर पहुंच जाती है। फिर रुचिका बड़ी कंपनी में काम करने की वजह से अपने रहन सहन और बोलने के तरीके को सुध लेती है, जिस वजह से वो वेस्टर्न कपड़े पहनने लगती है और पढ़ाई भी करती है। बीच बीच में वो अपनी माँ और बहन से बात कर लिया करती थी। फिर एक दिन रुचिका का बॉस डेविड कहता है, रुचिका माय डॉल, तुमने इस कंपनी को बहुत सहारा दिया है। इतना आगे सिर्फ तुम ही लेकर गई हो, दिन रात मेहनत करके, और 2 साल से तुम मेरी इस कंपनी में हो और इसका भविष्य अच्छा करने के लिए मैं ये कंपनी तुम्हें हैंड ओवर कर रहा हूँ। आज से तुम इस कंपनी की सीईओ हो। क्या सर, सच में? मजाक कर रहे हैं सर? मैं इतनी बड़ी कंपनी को कैसे संभालूंगी, और ये तो आपकी है। हाँ, पर मेरी और भी कंपनियां हैं, मैं उन्हें संभाल नहीं पाता और तुम अच्छे से सब हैंडल कर लेती हो, इसीलिए तुम्हें ये पोस्ट दे रहा हूँ। सो सेलिब्रेट दिस। थैंक यू सो मच सर। अम्मा मेरी इस बात को सुनकर कितना खुश होंगी। रुचिका अब कंपनी की सीईओ बन गई थी और बहुत अच्छे से हर डील मीटिंग को हैंडल कर रही थी। बिजनेस वुमेन की मैगजीन में सबसे पहले पेज पर रुचिका का चेहरा छपा होता है, तो रुचिका की सफलता की फोटो देखकर कुसुम और भारती उसे याद करते हुए एड्रेस के सहारे शहर में उसकी कोठी तक पहुंच जाते हैं। दोनों बड़े से दरवाजे को देखकर कहती हैं, अरे मोरी मैया, ये हमारी बेटी का घर है। हमका तो विश्वास नहीं होत है, पूरी महीन जैसन है। हमका भी माँ। ए, कहाँ ना तुम दोनों? गांव के गवार से यहाँ कहाँ आ रहे हो? पता भी है किसका घर है ये? चलो भागो यहाँ से। ए तो का अपन चप्पल से मार मार के भूत बना दे। ये हमारी बिटिया का घर है, हम ओकी अम्मा और ये छोटी बहन है। ये देख फोटो। ठीक है, आप दोनों जाओ अंदर। फिर दोनों माँ बेटी उस कोठी में चले जाते हैं। बड़े झूमर, दरवाजे, डाइनिंग टेबल को देखकर बहुत घूरती हैं। तभी एक नौकर कहता है, अरे आप कौन है जो अंदर आ गए और सोफे पर बैठ गए हैं? क्या कर रहे हो? ए ज्यादा बकवास नहीं कर, हमारी दीदी का घर है ये, रुचिका दीदी का। ये देख फोटो, हमारे लिए कुछ ठंडा ठंडा शरबत और अच्छा खाना लाबो। जी मैडम। अरे हमारी बेटी को ऑर्डर देना भी आवत है। हम टैलेंटवा हैं अम्मा, ये तो बहुत मुलायम गद्देदार है, हम ई पर कूदना चाहत हैं।
कूद बेटा कूद। भारती बहुत शैतानी करती है, हर पेंटिंग्स और सामान को छेड़ती है, कुछ उससे टूट जाता है। दोनों माँ बेटी भरपेट खाना खा लेते हैं और ऊपर के कमरों में जाकर विदेशी बाथरूम को देख समझ नहीं पाते हैं तो कुसुम कहती है, अरे बेटी देख, यहाँ पर तो बड़ा अच्छा चूल्हा होवत है। चल लकड़ी लेकर आ बाहर बगीचे से, हम यहाँ खाना बनाने का इंतजाम करत हैं। हमारी बेटी खाना खाएगी हमरे हाथ का। माँ बेटी बाथरूम में पॉट को लकड़ी से जला देती हैं। नौकर बहुत रोकते हैं पर वो सुनती नहीं, इसलिए उन्हें भगा देती है। फिर एक नौकर रुचिका को फोन करके बता देता है और जब तक वो घर आती है तो अपने बाथरूम को आधा जला हुआ पाती है। पानी, ये सब क्या है? आप दोनों गवार यहाँ पर कैसे आ गई? कुछ पता नहीं है क्या? ये चूल्हा नहीं है, बाथरूम की सीट है। और आने से पहले बता नहीं सकते थे क्या? दीदी कैसे बात कर रहे थे तुम अम्मा से? और तुम्हारे हुलिये को क्या हुई गवा? ए रुचिवा, ये छोटा कपड़ा पहनी हो। आप दोनों बकवास कम कीजिए। गवार कहीं के, कुछ पता तो है नहीं, यहाँ पर ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। और आप जानती नहीं हैं, मैं इस बड़ी सी कंपनी की बिजनेस वुमेन हूँ, तो मुझे ये रुचिवा बोला छोड़ दीजिए। ये तू अपन अम्मा से कैसे बात करत? यहाँ आकर भाषा ही बदल ली। हाँ, और ये जरूरी था। कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देते। नौकरों को भी भेज दिया। यहाँ पर रहना है तो सलीके से रहिए, ये कोई आपका गांव नहीं है। जाकर सामने वाले कमरे में सो जाइए। देख रहा है ना तू, इको शहर की हवा लग गई है, लागत है। हाँ अम्मा। रुचिका की ऐसी बात सुनकर भारती और कुसुम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो शहर आकर काफी बदल चुकी थी। 3-4 दिन बीत जाते हैं। गवार माँ बेटी कभी मॉडर्न किचन में कुछ भी फैला दिया करती तो कभी बिस्तर पर कूदने लगती थी। एक बार तो ठंड लगने की वजह से टेबल पर रखे कागजों को कुसुम जला देती है, जिस बात से रुचिका को बहुत गुस्सा आता है। आर यू मैड मॉम? ये क्या कर दिया? मेरे मीटिंग के इंपॉर्टेंट पेपर्स को आपने जलाकर स्वाहा कर दिया। पता है कितने करोड़ की डील थी और आपने इसे अपने हाथ सेकने के लिए? ठंड लग रही थी तो मुझे बता देती, हीटर या रजाई दे देती आपको। अब मुझे बहुत शर्म आती है कि मेरे ऐसी गरीब माँ और बहन है। दीदी तुम्हें कोनो हक नहीं है हमारी अम्मा की बेइज्जती करने का। उन्होंने तुमको इतना पढ़ाया लिखाया, इस शहर में ये इतने पैसे दिए और आज तुम हमारी अम्मा को गवार गवार कहत रही हो। माँ चलो, अब हम यहाँ ज्यादा नहीं रहेंगे, कल सुबह चले जाएंगे। छोटी बहन भारती रुचिका को सुनाकर कमरे में अपनी माँ के साथ चली जाती है। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर रुचिका को पूरी रात नींद नहीं आती और सुबह जब वो दोनों जा रहे थे तो रुचिका उनका हाथ पकड़कर उनसे कहती है, अम्मा हमका माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई कवा। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं बिजनेस वुमेन हूँ और मैंने आपको ही गवार बोल दिया, बदसलूकी की। मुझे मारिए माँ, मेरी छोटी बहन मुझे माफ कर दे। तूने मेरी आंखें खोल दी, उसके लिए शुक्रिया। आप दोनों मत जाइए, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी। शुक्र है आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। अपन नहीं जानत कि माँ कितना रोई है ताको याद कर करके। माँ आई एम सॉरी। तुझे अपन गलती का एहसास हुई गवा तो हमका और कछु नहीं चाहत है, हमका बस तेरा प्यार चाहत है। हमने जो किया तोहरे लिए ही किया। हाँ माँ, हमको अपनी गलती सुधारने का मौका दे। चलिए बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने चलत हैं। ये अब मजा आएगा वाह। इस तरह गरीब माँ की बेटी एक बड़ी कंपनी के बिजनेस वुमेन बन जाती है और वक्त रहते उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। फिर रुचिका अपनी माँ और बहन को बड़े से होटल में खाना खिलाने ले जाती है, उन्हें शॉपिंग कराती है और उनकी वो हर ख्वाहिश पूरी करती है जिसके वो हकदार हैं और खुशी खुशी वो सब रहने लगते हैं। अरे भगवान, चाय बन गई हो तो ले आओ। हाजी लावत हैं, तनिक ठहरो। ही लो रूपा, हम चूल्हा लीप दिए हैं, जल्दी से चूल्हे पर चाय चढ़ा दो। रूपा जल्दी से चाय और रोटी सेक कर ले आती है। ये लो जी, गरम चाय के साथ रोटी खा लो। अरे रूपा, इतने सवेरे सवेरे भूख नहीं लगी। अरे दुईठो रोटी खाए माँ, कछु नहीं, रात की रोटी बची हुई थी, हम सेक दिए। तनिक खाई के तो देखो, भैंस के दूध का घी से सेक कर लाए हैं। ठीक है, लाओ दो। थोड़ी देर में मोहन और सोहन खेत चले जाते हैं और चंदा रूपा खाना बनाने लगती हैं। तभी चंदा कहती है, अम्मा जी, अब हमारे दोनों देवर गबरू जवान हो गए हैं, इनका भी ब्याह कर दीजिए। घर में देवरानी आ जाएगी तो हमको भी तनिक छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है बहू, मैं पंडित जी से कहती हूँ तुम्हारे देवर के लिए रिश्ता ढूंढने को। ये सुनकर आदित्य संदीप से कहता है, संदीप, हमें माँ को जाकर रिया और काव्या के बारे में बता देना चाहिए, वरना ये हमारी भी जिंदगी सोहन मोहन भैया के जैसे बर्बाद कर देंगी।
हाँ भाई, और वैसे भी ऐसी गवारों को झेलना मेरे बस की नहीं। फिर दोनों अपनी माँ के पास आकर अपना फैसला सुनाते हैं। माँ, आपको हमारे लिए रिश्ता देखने की कोई जरूरत नहीं, हमने आपकी बहू ढूंढ ली है। अपने बेटों की खुशी के लिए सीता उनकी शादी शहर की काव्या और रिया से करके उन्हें बहू बनाकर ले आती है। रूपा बहू, चंदा बहू, चलो अपनी देवरानी का स्वागत करो। अरे चंदा, जल्दी से टोकरी तो ले आओ। दोनों दरवाजे से अंदर तक 5 टोकरियां रख देती हैं। तभी रिया कहती है, आप दोनों ये टोकरी क्यों बिछा रही हैं? दरवाजे पर बैठकर सब्जी बेचने वाली हैं क्या? जल्दी से हमारा गृह प्रवेश कर दीजिए, वी आर टायर्ड। अक्का बोली, टायर? अबाक जी, दिस इज नॉट टायर देवरानी जी, इट इज बांस की टोकरी। शुद्ध भोजपुरी में इका चैटी कहत हैं। इमा गोरवा रख के अंदर आ जाओ। व्हाट नॉनसेंस, आप दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये भी कोई गृह प्रवेश है? देवरानी जी, गांव मां गृह प्रवेश तो ऐसे ही होता है। रिया और काव्या घमंड से गृह प्रवेश करती हैं और फिर आंगन में ही उनकी मुंह दिखाई भी होती है। अगले दिन चंदा कहती है, आइए देवरानी जी, आज आप दोनों की पहली रसोई है, कछु अच्छा सा बना दीजिए। बट किचन कहाँ है? यही तो है रसोई। व्हाट डू यू मीन? क्या हम दोनों को इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना है? सॉरी जेठानी जी, मगर हम दोनों शहर में रही हैं और हमें ये मिट्टी के चूल्हे का धुआं झेलने की आदत नहीं है। हाँ, आप दोनों ही इसमें परफेक्ट हैं, गंवार जो ठहरी। शहर से होने के चलते रिया घमंड में गांव की दोनों बहुओं को नीचा दिखाती है। इसी तरह से समय बीतता है और करवा चौथ आ जाता है। तभी सीता अपनी दोनों शहरी और गांव की बहुओं के लिए बाजार से साड़ी खरीद कर लाती है। रूपा बहू, चंदा बहू, रिया बहू, काव्या बहू, जल्दी से यहाँ आओ। हम सासू माँ को भी चैन नहीं है। जी माँ जी, बुलाया? चंदा बहू, रूपा बहू, ये तुम दोनों के लिए, और ये साड़ी तुम दोनों के लिए। रिया बहू, काव्या बहू, शादी के बाद ये तुम दोनों का पहला करवा चौथ है, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए खास ये भारी साड़ी लाई हूँ। ये तुम पर बढ़िया लगेगी। सास की दी हुई साड़ी को देखकर काव्या मुंह बनाकर कहती है, ओफो सासू माँ, हमारे लिए साड़ियां खरीदने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लो। पर देवरानी जी, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लगोगी। मैंने आपसे पूछा क्या? नहीं ना? अरे जेठानी जी, मुझे आपकी तरह गंवार थोड़ी ना लगना है। मैं तो ये बिहारियों वाली साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहनने वाली। और ना मैं और रिया करवा चौथ का व्रत रखेंगे, क्योंकि ये व्रत बहुत टफ होता है, इसलिए हमें इस टैंट्रम में पड़ना ही नहीं है। ऐसा नहीं कहते हैं बहू, करवा चौथ का व्रत हर सुहागन को रखना जरूरी होता है, इससे पति की उम्र लंबी होती है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे बेटों की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखो। अपनी सास के समझाने पर दोनों व्रत रखने के लिए तैयार हो जाती हैं और दोनों अपने मन पसंद से महंगी साड़ियाँ, गहने, मेकअप सब कुछ खरीदती हैं। साथ ही शहर की महंगी ब्यूटी पार्लर वाली और मेहंदी वाली को भी बुक कर लेती हैं। हाँ मोनिका। अरे देवरानी जी, ये परकटी कौन है? देखो तो लागत है सारा लिपस्टिक हुआ एक बेर में ही थूथन पर लीप पोत ली है। मोनिका, मेरे हाथों पर ऐसी मेहंदी लगाना जो भरी हुई हो और क्लासी भी। पहले पैरों पर लगा दो। ओके डार्लिंग। मेहंदी वाली दोनों को हाथ पैरों पर भरी मेहंदी लगाती है। तभी काव्या नखरे करते हुए कहती है, उफ, मेरी तो कमर अकड़ गई है। ये करवा चौथ में बड़ा ही झंझट है। मेहंदी लगाओ, भूखे प्यासे रहो। लो डार्लिंग, लग गई मेहंदी। सासू माँ, मोनिका को मेहंदी के पैसे दे दीजिए। कितने पैसे देने हैं बहू? सिर्फ 10,000। हैं? 10,000? हाँ, मैं तो पहले ही परकटी ठगेरू लग रही थी। अरे कौनो एशियन पेंट थोड़ी है जो सालों साल चलेगा। हाँ, इससे बढ़िया तो हमसे कहती हम पत्तों की मेहंदी पीस कर मुट्ठी भर छाप देते। इस पर दोनों शहरी बहुएं गांव की बहुओं को गुस्से से घूरने लगती हैं और रिया दांत पीस कर कहती है, दिखा दीना गवार पंती, ये शहर की मेहंदी वाली है, समझी ना। सीता मेहंदी वाली को पैसे दे देती है। फिर दोनों गांव की बहुएं सरगी का खाना बनाने में अपनी सास का हाथ बटाती हैं। इसके बाद सीता सरगी की थाली तैयार करके अपनी चारों बहुओं को देती है। अगले दिन चारों बहुएं भूखी प्यासी रहकर व्रत रखती हैं। ऐसे में भी रूपा और चंदा अपने पति और ससुर के लिए आंगन में कड़ी धूप भरी गर्मी में खाना बनाती हैं और शाम को व्रत कथा के लिए पूरे आंगन को गोबर और मिट्टी से लीपती हैं।
वहीं दोनों शहरी बहुएं नखरे करती हुई अपने पतियों से पैर दबवाती हैं। संदीप, थोड़ा अच्छे से दबाओ। काव्या, पिछले 2 घंटे से मैं तुम्हारे पैर दबा रहा हूँ। अब मैं थक गया हूँ। अच्छा जी, वैसे तो तुम बड़ी लंबी लंबी फेंकते हो, और जरा सा बीवी ने पैर दबाने के लिए क्या बोल दिया, तुम थक गए। मैंने भी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, सुबह से भूखी हूं। आदि, रुक क्यों गए? सर दबाओ ना। दबा तो रहा हूं रिया बेबी। क्या मुसीबत है, और करा दी बेटा शहर की लड़की से शादी। साली जिंदगी झंड हो गई है। ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ भी तो नहीं। फिर शाम को रिया और काव्या ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवा कर आती हैं। वहीं गांव की बहुएं अपने पति के नाम से 16 श्रृंगार करती हैं और पैरों में महावर भी लगाती हैं, जिसे देखकर दोनों शहरी बहुएं उनका बड़ा मजाक उड़ाती हैं। ओह गॉड, हद होती है गंवारपंती की। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। जेठानी जी, ये कैसे छपरी की तरह तैयार हुई हो? आप दोनों भर मांग सिंदूर, इतनी सारी चूड़ी, बिछवा और ये पैरों में लाल रंग, ये कुछ ज्यादा हो गया है। देवरानी जी, वो का है ना, करवा चौथ के व्रत कथा में हम सुने हैं कि सुहागन औरत की मांग में जितनी लंबी सिंदूर लगाती उतनी ही पति की उम्र लंबी होता है, और 16 श्रृंगार में महावर भी होता है। मगर आप दोनों को नहीं पता होगा, शहर की जो ठहरी। चंदा की बातें दोनों शहरी घमंडी बहुओं को चुप करा देती हैं। इतने में पंडिताइन आ जाती हैं और व्रत कथा शुरू होती है। करवा चौथ शिव पार्वती और गणेश समेत करवा की कहानी है, जो अपने पति के प्राण यमराज से लौटा ले आई थी। उफ यार, मैं तो कथा सुनकर पक गई। चांद निकलने वाला है रिया, चलना अपने पति से पिज्जा मंगवाते हैं, वरना ये घास फूस खाना पड़ेगा। इसी के साथ काव्या और रिया कथा के बीच से उठ जाती हैं। कहाँ जा रही हो बहू? इस तरह करवा चौथ की कथा बीच से उठना अपशगुन होता है। ओह प्लीज, हम गंवार नहीं है और ना ही ये सब मानते हैं। चल रिया। दोनों अपने पतियों को पिज्जा लाने के लिए भेज देती हैं। इतने में चांद निकल आता है। चंदा और रूपा चंद्रमा को अर्घ देकर करवा चौथ का व्रत तोड़ती हैं। तभी गांव का एक व्यक्ति उन्हें एक्सीडेंट होने की खबर देता है। ये सुनकर काव्या और रिया की आंखों में आंसू भर आते हैं और सभी अस्पताल आते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पति कैसे हैं? देखिए, हालात बहुत गंभीर हैं। खून काफी बह गया है, उनका बचना मुश्किल है। कितना कहा था पंडिताइन ने कि कथा के बीच से मत उठो। आज तुम दोनों की वजह से मेरा बेटा मौत के मुंह में पड़ा है। नहीं, हमारे पतियों को कुछ नहीं होगा। आज हमारा करवा चौथ का व्रत है, हमारा सुहाग मिट नहीं सकता। दोनों बिलख बिलख कर रोते हुए चौथ माता से माफी मांग कर विनती करती हैं। थोड़ी देर बाद, डॉक्टर साहब, अब हमारे पति कैसे हैं? उनकी जान बच गई है, अब वो खतरे से बाहर हैं। दोनों आंखों में आंसू लिए अंदर जाकर अपने पतियों के गले से लग जाती हैं। अरे तुम दोनों रो मत, देखो हम ठीक हैं। अब जल्दी से इन दोनों को पानी पिला दीजिए, कल से करवा चौथ का व्रत रखा है, भूखी हैं। दोनों के पति उन्हें पानी पिलाकर व्रत खुलवाते हैं। जेठानी जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने शहर से होने के चलते न सिर्फ करवा चौथ की मान्यता का अपमान किया था, बल्कि आपका भी मजाक उड़ाया था। कानो बात नहीं, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास है, यह काफी है। इसी के साथ सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।